Hello friends, welcome to our channel Analytics Science Academy and welcome to our polity classes where we have been discussing some previous year questions related to Indian polity and constitution, dear friend. And in these series of lectures, what we have been trying to do, we are trying to develop a good conceptual clarity over important polity concepts, dear friend. पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशंस के अलग अलग डायमेंशंस के जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें हम इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू रिविजिट कर रहे हैं और इन कॉन्सेप्ट्स पर एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सेम सीरीज ऑफ लेक्चर, डियर फ्रेंड, टुडे अगेन आई एम हियर विद यू पीपल टू डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस, डियर फ्रेंड। और एक अच्छा सेशन आपके साथ होने वाला है जहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपके साथ बात करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट्स जो ऑलरेडी हमने आपके साथ डिस्कस किए उन्हें रिविजिट करेंगे। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मेरे बारे में। दोस्तों, माय नेम इज पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन टीचिंग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सिंस लास्ट मोर देन 1 decade, dear friend, with UPSC civil services aspirant. And if you have any doubt related to GS paper 2 polity, constitution, international relation and social justice, you can connect with me through these social media platform, dear friends. And आपके जो भी डाउट्स हैं दोस्तों, जो भी आपकी क्वेरीज है, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी आपकी इस सक्सेस जर्नी में अगर मैं कुछ भी कंट्रीब्यूशन कर पाऊँ। और देखिए, अब हम आपके साथ स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूएशन में जो हमने लास्ट क्लास में आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और देखिए, हम टॉपिक वाइज इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, राइट नाउ वी हैव बीन डिस्कसिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू different dimensions, different parts of Indian Constitution. So the next question that we are going to discuss, that is question number 71, dear friend. और देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2005 में। लास्ट 30 ईयर के क्वेश्चन हम आपके साथ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 20 पार्ट्स। क्या भारतीय संविधान में 20 पार्ट्स हैं? शायद नहीं दोस्तों। हमने आपके साथ डिस्कस किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 25 पार्ट्स, डियर फ्रेंड। देन देयर आर 390 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट ऑल। क्या भारतीय संविधान में जो टोटल आर्टिकल्स हैं, जो टोटल अनुच्छेद हैं, उनकी संख्या 390 है? शायद नहीं दोस्तों। 448 और भी ज्यादा आर्टिकल्स जोड़े आ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 450 आर्टिकल्स आर देयर। 9th, 10th, 11th and 12th शेड्यूल वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सही है, 9 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपने ऐड किया दोस्तों, 10th, 11th, 12th, ठीक है। तो 9 जो शेड्यूल है, 9 शेड्यूल आपने ऐड किया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू और 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इन शेड्यूल को हमने भारतीय संविधान में जगह दी दोस्तों। सो द राइट आंसर विल बी सी। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो आई होप कि देखिए, आसान सवाल है और इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए दोस्तों। तो द राइट आंसर इज सी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आर्टिकल 371A to 371I वर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। These articles were inserted in the Constitution of India to meet regional demands of Nagaland, Assam, Manipur, Andhra Pradesh, Sikkim, Mizoram, Arunachal Pradesh and Goa, dear friend. क्या ये स्टेटमेंट सही है? एकदम सही है दोस्तों, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इनवाइसेस ए ड्यूअल पॉलिटी। ड्यूअल पॉलिटी मतलब केंद्र और राज्य सरकार, ठीक है, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, बट अ सिंगल सिटीजनशिप। देखिए, यूएस के केस में ड्यूअल सिटीजनशिप है, भारत के केस में सिंगल सिटीजनशिप है। तो ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। ए नेचुरलाइज्ड सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज सिटीजनशिप राइट। ये भी स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। हमने आपके साथ डिस्कस किया कि नेचुरलाइज जो सिटीजन है, अगर आपने ये सिटीजनशिप फ्रॉड के थ्रू एक्वायर की है, अगर आगे पता चलता है कि आपने देश के प्रति कोई डिसलॉयल्टी शो की है, तो आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, तो आपको आपकी नागरिकता से डिप्राइव किया जा सकता है दोस्तों। तो यहां पर आप पाएंगे कि दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट दोनों गलत है दोस्तों। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। सो द राइट आंसर विल बी डी, डियर फ्रेंड। सही आंसर क्या होगा? डी होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगले सवाल पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आर्टिकल 301 पर्टेन्स टू द राइट टू प्रॉपर्टी। क्या आर्टिकल 301 राइट टू प्रॉपर्टी से डील करता है या आर्टिकल 300A? हमने आपके साथ डिस्कस किया। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट। सही स्टेटमेंट है, हमने आपके साथ डिस्कस किया। अर्लियर राइट टू प्रॉपर्टी वॉज अ फंडामेंटल राइट but now it has been made a legal right, dear friend. Article 300A
was inserted in the Constitution of India by Congress government through 44th Amendment Act. But जब 44वां संविधान संशोधन आया, 44th Amendment Act आया डियर फ्रेंड, at that time जनता पार्टी गवर्नमेंट was there. Which government was there? जनता पार्टी गवर्नमेंट was there. यहां पर कांग्रेस गवर्नमेंट लिखा हुआ है. सो देखिए कई बार इस तरह की गलतियां हम कर देते हैं. हमें ये पता है कि 44th Amendment Act was the act डियर फ्रेंड, बट उस समय जो सरकार थी वो जनता पार्टी की सरकार थी. सो ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट. केवल जो दूसरा स्टेटमेंट है, ओनली दैट स्टेटमेंट इज राइट. ये बात समझ सकते हैं. सो द आंसर विल बी ए डियर फ्रेंड, बिकॉज ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट. नाउ which article of the Constitution of India says no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment? So that article is simple dear friend. Article 23 and Article 24, they come under category of right against exploitation. Article 23 में हमने आपके साथ बात की है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग, बेगार एंड अदर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर. बट हमारे जो संविधान निर्माता थे, दे हैव गिवन वन डेडिकेटेड आर्टिकल in order to protect the rights of children and try to prevent child labor dear friend. At the time of commencement of constitution, they were saying that any children below the age of 14 years shall not be employed in any hazardous industries, जिससे उसकी फिजिकल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पर दुष्प्रभाव पड़े. ऐसा आप नहीं कर सकते. सो द आर्टिकल इज 24 डियर फ्रेंड. तो आंसर इज ए. Which one of the following article of Constitution of India says that the executive power of the every state shall be so exercised? देखिए हमने आपके साथ डिस्कस किया कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, देखिए ये एक फंक्शनल अरेंजमेंट है. ये क्या है? एक फंक्शनल अरेंजमेंट है टू सर्व द वेलफेयर ऑफ पीपल. जो लोग हैं उनका वेलफेयर करने के लिए एक फंक्शनल अरेंजमेंट है कि सर्टेन मैटर्स हैव बीन गिवन टू यूनियन and certain matters have been given to state, but executive power of the state shall not be exercised in a manner that it goes against or impede the executive power of union. So राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं उन्हें इस तरीके से एक्सरसाइज न की जाए कि केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं उनके अगेंस्ट में वर्क करते हुए पाए जाए. So the right answer is Article 257, which says that every state shall exercise its executive power not to impede or prejudice the exercise of executive power of union. मतलब दोनों मिलकर कोशिश करेंगे कि लोगों का वेलफेयर हो दोस्तों. सो द राइट आंसर इज ए. ठीक है. कंसीडर द फॉलोइंग टास्क. और देखिए यहां पर देखिए बात की जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में. और देखिए हमने आर्टिकल 324 के तहत व्यवस्था बताई कि संविधान में एक व्यवस्था की गई है अबाउट Election Commission of India for superintendence, direction, conduct and control of what? Elections to both the houses of parliament, office of president and vice president and state legislature dear friend. So यहाँ पर आप पाएंगे कि this statement superintendence, direction and conduct of free and fair election, right dear friend, सही है. Preparation of electoral roll for all elections to the parliament, state legislature and office of president and vice president, सही बात है दोस्तों. Giving recognition to political parties and individuals contesting the election, proclamation of final verdict. अगर कोई इलेक्शन डिस्प्यूट है दोस्तों, अगर कोई इलेक्शन डिस्प्यूट है तो क्या इन मामलों में जो फाइनल वर्डिक्ट होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है, या आप एक इलेक्शन पिटीशन फाइल करते हैं हाई कोर्ट में, अगर वहां पर सेटिस्फाइड नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में, और जुडिशरी इन मामलों का निपटारा करते हैं. तो फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग. चौथा स्टेटमेंट क्या है? गलत है दोस्तों. इसलिए राइट आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3 दोस्तों. द राइट आंसर इज ए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और देखिए ये जो क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, आप बिलीव करिए इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हम ये जो 12 शेड्यूल हैं उन्हें भी आपके साथ कवर कर ले रहे हैं. और ईयर आफ्टर ईयर यू विल फाइंडिंग कि फ्रॉम शेड्यूल डायरेक्ट क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं किसने? यूपीएससी ने. तो ये जो फोर्थ शेड्यूल है डियर फ्रेंड, ये डील करता है राज्यसभा में सीटों के एलोकेशन की, कि किस राज्य को कितनी सीटें रहेंगी कहां पर राज्यसभा में. सो इट एलोकेट सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट एज पर द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट. सो द आंसर इज
डी, डी इसका क्या है, सही आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ स्टेट्स एंड स्पेसिफाइड देयर टेरिटरीज। बहुत ही आसान सवाल है, और जो आपके संविधान का फर्स्ट शेड्यूल है डियर फ्रेंड, इट कैरीज द नेम एंड टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स। हमने आपके साथ ये बात डिस्कस की है, तो बार बार देखिए हम इन शेड्यूल को रिविजिट कर रहे हैं, और इन क्वेश्चंस के थ्रू आप इन 12 शेड्यूल को भी क्या कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं, रिविजिट कर सकते हैं। देन 9 शेड्यूल, अभी देखिए हमने बात की 4 शेड्यूल की, फर्स्ट शेड्यूल की, अब 9 शेड्यूल आ गया दोस्तों। 9 शेड्यूल हमने लास्ट क्लास में भी आपको डिस्कस किया था कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो सोशल लेजिस्लेशंस हैं, जिनका मोटिव समाज के एक बड़े सेक्शन को वेलफेयर देना है, वन सच लॉ वॉज लैंड रिफॉर्म्स इनैक्टमेंट डियर फ्रेंड। ऐसे कानूनों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर रखने के लिए 9 शेड्यूल की अवधारणा को लाया गया था दोस्तों। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 9 शेड्यूल को क्या किया गया था, एड ऑन किया गया था। सो आंसर विल बी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 79 का ए आंसर होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया इज सैंक्शन अंडर आर्टिकल 108 of the Constitution. The first joint sitting of the Lok Sabha and Rajya Sabha held is year 1961, Dowry Prohibition Act. The second joint sitting was Constitution was held to pass Banking Services Repeal. ठीक है, ये भी सही बात है। तो देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर कि सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है, और यही आपका आंसर भी है दोस्तों। तो ज्वाइंट सिटिंग सामान्य केस में आप पाएंगे कि किसी भी बिल को लेकर, ठीक है, किसी भी बिल को लेकर, स्पेशली वो बिल जिन पे डेडलॉक हो सकता है। हमने आपके साथ डिस्कस किया कि देर आर 4 कैटेगरीज ऑफ बिल, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। पर हमने आपके साथ डिस्कस किया कि देखिए जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं उसमें संसद के जो दोनों सदन हैं, दे एंजॉय इक्वल लेजिस्लेटिव पावर। दोनों क्या एंजॉय करते हैं, इक्वल लेजिस्लेटिव पावर एंजॉय करते हैं। सो सिंस बोथ द हाउसेज दे एंजॉय इक्वल लेजिस्लेटिव पावर, सो इफ वन हाउस पासेस इट एंड अदर हाउस रिजेक्ट्स इट, सो ऐसे केसेस में डेडलॉक की बात हो जाती है, दोनों हाउसेस के बीच में एक फाइनल डिसएग्रीमेंट हो जाता है। इसे रिजॉल्व करने के लिए संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था की है किसकी, ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। और इस तरह के ज्वाइंट सेशन हमने आपके साथ डिस्कस किए। 1961 में हुआ, बैंकिंग सर्विसेज कमीशन रिपील बिल को लेकर हुआ, कोटा रिपील बिल को लेकर। तो इस तरह के ज्वाइंट सेशन हुए दोस्तों। तो द राइट आंसर वॉज डी। Under which article of the Indian Constitution President gives his assent to the ordinance? So देखिए बात की जा रही है ordinance making power of the President. If President of India is satisfied and when one or both the houses of Parliament they are not in session, that country needs an immediate law. So such immediate legislative power of executive is known as ordinance making power. So ordinance making power under article 123 of Indian Constitution, immediate law making power of executive head, that is known as ordinance making power. When one or both the houses of parliament they are not in session, and when president is satisfied that country needs an immediate law, तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति महोदय के पास ये पावर है ऑर्डिनेंस प्रमलगेट करने की, और आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल महोदय के पास ये पावर है टू प्रमलगेट एन ऑर्डिनेंस। आई होप ये बात आपको क्लियर है दोस्तों। तो यहां पर बात की जा रही है आर्टिकल 123 की। सो राइट आंसर विल बी सी डियर फ्रेंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तो देखिए हमने आपके साथ जब बात की थी इमरजेंसी प्रोविजंस की, उस समय हमने आपके साथ बात की थी दोस्तों कि कई बार इस तरह के खतरे राज्य को हो सकते हैं फ्रॉम इंटरनल रिबेलियन और एक्सटर्नल एग्रेशन। बहुत सारे हमारे राज्य हैं जो बॉर्डर स्टेट हैं, हाँ किसी देश के द्वारा आक्रमण की स्थिति हो सकती है। हो सकता है कि राज्य इस क्षमता में ना हो कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। सो संविधान निर्माताओं ने अंडर आर्टिकल 355 दे हैव गिवन दिस प्रोविजन दैट इट इज अ ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट द स्टेट एंड इट्स टेरिटरी फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तो आंसर विल बी डी। आंसर क्या होगा, डी होगा दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टैम्प ड्यूटी, देखिए स्टैम्प ड्यूटी इज लेवीड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन गवर्नमेंट बट अप्रोप्रिएटेड बाय व्हाट, स्टेट गवर्नमेंट। तो मुझे लगता है कि दोनों स्टेटमेंट यहां पर क्या है,
गलत है, तो बोथ द स्टेटमेंट आर रॉन्ग डियर फ्रेंड, आंसर इज डी। ठीक है, याद रखिएगा कि स्टैंप ड्यूटी इज लेवीड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन बट अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल मस्ट बी पास बाय। तो ये हमने आपके साथ अलग अलग कैटेगरीज ऑफ बिल की बात की, अलग अलग मेजोरिटी की बात की, स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, अलग अलग तरह की मेजोरिटी की हमने आपके साथ बात की। और देखिए एक ऐसा बिल अंडर आर्टिकल 368 दैट ट्राइज टू अमेंड और मॉडिफाई certain provisions of Indian Constitution. Such bill is known as Constitutional Amendment Bill. And any such constitutional amendment bill, it can be introduced in either House of Parliament, either in Lok Sabha or in Rajya Sabha. And for its introduction, it does not require prior recommendation of President of India. But any such bill has to be passed by both the Houses of Parliament, sitting separately by special majority. One house passes it, second house rejects it. Bill comes to an end. There is no provision for joint sitting for passage of constitutional amendment bill. So the right answer will be संविधान संशोधन अधिनियम, डियर फ्रेंड। तो 84 का आंसर क्या है? डी। डिसबर्समेंट फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आर सब्जेक्टेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट। नो डियर फ्रेंड, तीन तरह के अकाउंट है, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। एंड पब्लिक अकाउंट पे जो कस्टडी है वो किसकी है? सरकार की है दोस्तों। किसकी है? सरकार की है। संविधान बात करते हैं किसके? कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट, आर्टिकल 266 एंड 267 कंटिजेंसी फंड। एप्रोप्रिएशन एंड डिसबर्समेंट अंडर द रेलवे बजट आर सब्जेक्ट टू द सेम ऑफ द पार्लियामेंट्री कंट्रोल एज। ठीक बात है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि सेकेंड एंड थर्ड दीज स्टेटमेंट आर राइट। इट इज अंडर द कस्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉट अंडर द कस्टडी ऑफ पार्लियामेंट। सो द बी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों इस बात को, पब्लिक अकाउंट के बारे में। और ये किस आर्टिकल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान की आत्मा और हृदय के रूप में बोल रहे हैं? तो ये हमने आपके साथ बात की फंडामेंटल राइट्स की। एंड व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल राइट्स, वी वर टॉकिंग अबाउट कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट। अलग अलग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट की बात कर रहे थे। वन सच कैटेगरी वॉज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। And Dr. Ambedkar in Constituent Assembly, he talked about importance of Article 32 by saying कि Article 32 is fundamental of fundamental right. Article 32 क्या है? Fundamental of fundamental right है। It provides teeth so that other fundamental rights can bite. It makes other fundamental right real and living right. In absence of Article 32, all other fundamental rights, they are paper right. सो आर्टिकल 32 आपको ये रिमेडी दे रहा है कि क्या होगा यदि आपके मौलिक अधिकारों का क्या होता है? हनन होता है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दैट आर्टिकल अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अम्बेडकर हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ व्हाट? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के आत्मा और हृदय के समान है। तो द राइट आंसर इज डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डील्स विद। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट to promote international peace and security. Article 51, लास्ट क्लास में भी हमने इसको डिस्कस किया था, फिर से रिपीट हुआ है। Which one of the following amendment to the Indian Constitution empower the president to send back? ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, आर्टिकल 53 एंड आर्टिकल 74। आर्टिकल 53 says कि all executive power at union level they shall be vested with president of India. यूनियन के लेवल पर जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो राष्ट्रपति महोदय में निहित है। जबकि आर्टिकल 74 ये बोलता है कि देयर शैल बी ए यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट नोवेयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट वेदर प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर और नॉट। कहीं पर भी संविधान में क्लियरली ये मेंशन नहीं है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की एडवाइस राष्ट्रपति महोदय पर बाध्यकारी है या नहीं है। एंड फॉर दैट पर्पस हमने अलग अलग केसेस आपके साथ डिस्कस किए। राम जवाया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया और बोला कि राष्ट्रपति महोदय की स्थिति वैसी है जैसे ब्रिटेन के क्राउन की है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है राष्ट्रपति को माननी चाहिए। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में लाया गया, इन्होंने इस बात को क्लियर कर लिया
कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट हु शैल एक्ट एज पर सच एडवाइस। उन्होंने इसको एक्सप्लिसिटली बाध्यकारी कर दिया। बट जब जनता पार्टी सरकार आई 1978 में, उन्होंने एक क्लॉज ऐड किया कि ऑर्डिनरली तो प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट ही मे रीसेंड such advice for one more reconsideration. After such reconsideration, if same advice is sent back to president with or without modification, it shall be binding on president. So the amendment is 44th amendment. कौन सा amendment है? 44th amendment. So the right answer is D, dear friend. In the Indian Constitution, the right to equality. आसान सवाल है दोस्तों. Article 14 to 18 deals with right to equality. We have already discussed. 2002 में सवाल पूछा गया। तो इस तरह के आसान सवाल भी हैं। द पर्पज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कल भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। द पर्पज इज प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। द पर्पज बिहाइंड फंडामेंटल राइट इज टू प्रमोट आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड बोथ इन कॉम्बिनेशन दे ट्राई टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया। द 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल डील्स विथ what, dear friend? 93rd constitutional amendment is continuation of reservation for backward classes, free and compulsory education, reservation of 30% posts in government recruitment, allocation of more number to parliamentary seats for recent। आसान सवाल है दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। और यहाँ पर देखिए हमने आपके साथ डिस्कस किया है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन विल बी इन द एज ऑफ 6 to 14 years। देन इफ ए न्यू स्टेट ऑफ इंडिया यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, which one of the following schedule of the constitution must be amended? पहला शेड्यूल हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया कि फर्स्ट शेड्यूल डील विद दिस प्रोविजन, डियर फ्रेंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स फोर्थ शेड्यूल, जस्ट थोड़ी देर पहले हमने आपके साथ बात की। इट डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, डियर फ्रेंड। ठीक है, द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग। देखिए देयर इज वन आर्टिकल, आर्टिकल 253, और आर्टिकल देखिए 253 बोल रहे हैं। देखिए ऑर्डिनरली क्या है, केंद्र के पास कुछ विषय हैं जिन पर केंद्रीय संसद कानून बना सकती है, राज्य सूची में कुछ विषय हैं इस पर राज्य की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो लॉ बना सकती है। बट आर्टिकल 253 बोल रहे हैं इन ऑर्डर टू गिव इंप्लीमेंटेशन टू एनी इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट, यूनियन पार्लियामेंट कैन मेक लॉ इवन विदाउट अप्रूवल ऑफ स्टेट, इवन विदाउट अप्रूवल ऑफ स्टेट। सो यहां से आप देख सकते हैं कि राइट आंसर क्या होगा, विदाउट कंसेंट ऑफ स्टेट। सो द राइट आंसर विल बी डी, डियर फ्रेंड। ए ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया, देखिए कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो नागरिकों को ही उपलब्ध है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, these are those fundamental rights that are only available to whom? Indian citizens, not available to outsiders। but freedom of trade and profession जो कि एक पार्ट है आर्टिकल 19 का, ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। सो ए ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम दिस राइट, डियर फ्रेंड। ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। तो द राइट आंसर विल बी ए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाई लोकसभा, ठीक बात है, राज्यसभा, ठीक बात है दोस्तों, स्टेट लेजिस्लेचर, सही बात नहीं है, प्रेसिडेंट, सही बात नहीं है। सो ओनली 1 and 2 विल बी द राइट आंसर। सो द राइट आंसर विल बी डी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस ओनली रिलीजियस माइनॉरिटीज, नहीं, ओनली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, नहीं, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ठीक है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये सही आंसर है। आर्टिकल 29 में हमने आपके साथ बात की है, तो सी विल बी द राइट आंसर। आसान सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स, फिर से देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ हमने आपके साथ डिस्कस किया, इट डील्स विद 10th शेड्यूल। अनएथिकल डिफेक्शन को रोकने के लिए पिछली 2 क्लासेस में बार बार सवाल आए किससे, एंटी डिफेक्शन से, तो ये अब आपको याद हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। और देखिए इस तरह से हम आपके साथ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और आई होप कि इन क्वेश्चंस के थ्रू एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर पा रहे होंगे। देखिए 2026 को लेकर यदि आप अटेम्प्ट देने वाले हैं, 1 ईयर का फाउंडेशन कोर्स वी आर गोइंग टू लॉन्च एट एनालिटिक्स आईएएस एकेडमी, जहां पर एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट सिलेबस को हम आपके साथ कवर करेंगे, जीएस
optional, CSAT, test series, essay, current affairs, everything dear friend, in a very strategic manner, in a channelized effort, we will try to cover. इस कोर्स को लेकर आपके कोई भी डाउट है तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड्स. थैंक यू.